गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी से हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सारे एग्जाम की कोई भी एग्जाम हो जो इंडिया में हेल्ड होता हो, कोई भी मीडियम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सारा सब कुछ कंप्लीट करवाया जाता है। आपको हमारे साथ जुड़ने के कई फायदे हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे क्या-क्या आपको मिलेगा और आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे। तो वही डेली लाइव क्लासेस होता है जो मोर देन 30 डेली लाइव क्लासेस होता है। इसके साथ-साथ लाइव टेस्ट क्विज़ेज़ करवाए जाते हैं। लाइव टेस्ट क्विज़ेज़ आपको पता ही है कि आपने क्या पढ़ा। इसके बाद आपको एक तरीके से ये एग्ज़ाम ही है, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होती है। ये सारी चीज़ हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है? साथ ही साथ ये हमारा जो ऐप है अनअकैडमी का, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ देखिए जैसे मेरा नाम देवी सिंह है, मैं इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ। इसके साथ-साथ मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और सोशल इश्यू पढ़ाता हूँ। ठीक है? मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी से करा है, ठीक है? ये इसमें आपको ये देखिए जो आप देख रहे हैं टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाएँगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा जितना भी मटेरियल्स है वो मिल जाएगा। ये मेरा अनअकैडमी का आप यहाँ पे जाएँगे तो ये अनअकैडमी का लिंक है, आप वहाँ भी मेरी क्लासेस चल रही हैं पैरेलल तो वहाँ भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में आपको पता ही है कि भारत के टॉप 100 एजुकेटर जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर किया जाता है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड सभी में करीब 250 से ज़्यादा रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं और अपकमिंग 10 से ऊपर अपकमिंग क्लासेस हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हमारे पास एक प्रोग्राम है प्लस का जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। वैसे भी प्लस और आइकॉनिक दोनों का जो रेट है वो हाइक होने वाला है। तो आपके पास मौका है जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए और देखिए अगर आप मेरा जैसे यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा एक कोड है देवी वाईटी जो आज यहाँ बच्चा मेंशन नहीं कर पाया होगा। तो देवी वाईटी एक कोड है ना? तो इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको उसमें लाइव टेस्ट क्विज़ेज़, लाइव टेस्ट क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर सारी व्यवस्थाएँ करवाई जाएँगी। साथ वैसे अगर आइकॉनिक की बात करें, तो आइकॉनिक 12 माह से 36 माह तक का प्रोग्राम होता है आइकॉनिक का और आइकॉनिक के जो प्रोग्राम के अंतर्गत अगर हम देखें, तो इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, स्टडी प्लानर और मेनी मोर थिंग्स। इसमें अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। मेरा ये जो कोड है देवी वाईटी ठीक है? क्या कोड को यूज़ करना है? डीबीवाईटी इस कोड को यूज़ करके आप 10% का क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऑप्शनल का भी प्लान है। ऑप्शनल के प्लान की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे 1 मंथ के लिए आप देखोगे कि 1 मंथ में आपको 5000 जो की ऑप्शनल की फी लगेगी। आप मेरा यहाँ अगेन जो कोड मेंशन नहीं कर पाया आज पीपीटी बनाने वाला बच्चा, तो आप इसको देबीवाईटी मेरा कोड है। देबी वाईटी ठीक है? तो इस कोड के माध्यम से आप जुड़िए और क्या अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम आगे चलते हैं जैसे कि मैंने आपको आइकॉनिक का ये बता ही दिया है, ठीक है ना? और हमारे इसी प्लेटफ़ॉर्म पे एक और बैचेज़ स्टार्ट हो रहा है 2021 के लिए जो पीटी के लिए आप जुड़ के और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बैचेज़ हैं आप यहाँ पे देख लीजिए जो अल्टीमेट कुछ बैचेज़ हैं यानी 2022, 2023 और 2021 के लिए, ठीक है? तो ये सब बाइलिंगुअल बैचेस हैं, कुछ हिंदी में हैं और कुछ इंग्लिश में हैं, जो आपका जैसे कि जो भी आपका मीडियम है, उससे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको याद होगा कल हमने प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट देखा था और एक चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखिए जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में पीटी में करीब 15 क्वेश्चन आते हैं और इसे छोड़ के ये सेक्टर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ इंडियन इकोनॉमी में बने रहते हैं तो पीटी में 12 से
10 से 12 क्वेश्चन 100% कर जाएंगे। इवन आप पूरे भी कर सकते हैं, और अगर आप मेंस में, तो मेंस में 100 नंबर से ज्यादा का आता है। तो ये तो टॉपिक या जो एक बड़ा शेयर है इंडियन इकोनॉमी का। और इंडियन इकोनॉमी एक चीज में जो आपको बोल दूं, अगर मैं नहीं समझा पाया तो शायद कोई समझा पाएगा, क्योंकि मैं इसको कई बार रिवाइज करवा देता हूँ। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं पढ़ा रहा होता हूँ और दूसरी तरफ मैं बैठा भी होता हूँ एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो एज अ टीचर पढ़ा रहा होता हूँ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें आज जो देखना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, याद होगा एनपीए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। इसका मतलब क्या है? निष्पादन मतलब गैर निष्पादन, यानी परफॉर्म नहीं कर रही है, किसी प्रकार का आउटकम नहीं है, इसको गैर निष्पादनकारी संपत्ति कहेंगे। तो एक्चुअल में ये कौन सी संपत्ति है? जरा एनपीए को जरा ध्यान से देखिएगा कि ऐसी कौन सी एनपीए क्या होता है। तो हालांकि मैंने कल भी बताया था। देखिए, बैंकों के द्वारा अगर दिया गया जो ऋण है, अगर वह ऋण का 90 दिनों तक किसी भी प्रकार का ना ही मूलधन का और ना ही ब्याज का वापसी ना हो, तो वैसे डूबे हुए ऋण को, यानी वो एक तरीके से डूब ही गया है, यानी 90 दिनों तक कोई वापसी नहीं हुई है, तो उस ऋण को एनपीए की श्रेणी में रखा जाएगा, उसको एनपीए कहा जाएगा। लेकिन यही जो नियम है 90 दिनों का, वो एनबीएफसी के लिए लागू नहीं होता। ये 180 दिनों का नियम लागू होता है एनबीएफसी के लिए। एक उदाहरण स्वरूप आप इसे देखिएगा, इसे समझने की कोशिश करिएगा। बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एनपीए, एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है। अगर हम एनपीए की बात करते हैं, तो एनपीए अगर किसी भी बैंकों के द्वारा दिया गया वो ऋण है, बैंकों के द्वारा दिया गया वो ऋण, जिसमें 90 दिनों तक ना ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट में और ना ही कोई इंटरेस्ट में कोई वापसी ना हुई हो, उसको एनपीए कहा जाएगा। अगर एनबीएफसी के लिए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी के लिए, तो यह नियम 180 दिन का लागू होता है, यह 90 दिनों का लागू नहीं होता है। ठीक है, एनपीओ को हम ब्रॉडरली, हम मुख्यतः 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, इसको अमानक परिसंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानक परिसंपत्ति। ये अमानक परिसंपत्ति क्या है, जरा देख लीजिएगा, ये अमानक नहीं है। दूसरा होता है डाउटफुल एसेट्स, संदिग्ध परिसंपत्ति। क्या होता है? डाउटफुल एसेट्स, संदिग्ध परिसंपत्ति। जो तीसरा होता है लॉस एसेट्स, यानी डूबी हुई परिसंपत्ति। इनमें तीनों को डिटेल से बताने से पहले मैं एक बार और एनपीए को बताऊंगा। जरा यहाँ देखिएगा, मैंने कहा भाई, जो एनपीए, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये किसी भी बैंक के द्वारा किसी भी कस्टमर्स को दिया गया रुपया, वो रुपया जिसकी 90 दिनों तक ना ही मूलधन और ना ही ब्याज की कोई रिकवरी ना हो, कोई वापसी ना हो, उस पैसे को एनपीए कहा जाएगा। एनपीए को मुख्यतः 3 श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया। एनपीए 90 दिनों तक बैंकों के केस में, और 180 दिनों तक एनबीएफसी के केस में, यानी एनबीएफसी के केस में 180 दिनों तक, और बैंक्स के केस में 90 दिनों तक। इनकी 90 दिनों तक रिकवरी ना हो। क्या हो? रिकवरी ना हो। किसकी रिकवरी ना हो? ना ही मूलधन की, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट की, और ना ही इंटरेस्ट की। ठीक है, तो वह एनपीए कहा जाएगा। एनपीए को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांट के देखेंगे। जो पहली श्रेणी होती है एनपीए की, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या क्या कहा जाता है? अमानक परिसंपत्ति, यानी अमानक सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब अमानक परिसंपत्ति। क्या? अमानक। ध्यान से सुनते जाइएगा, हाँ, कोई डाउट नहीं रहेगा। अमानक परिसंपत्ति, परिसंपत्ति। भाई, ये अमानक जो परिसंपत्ति है, इसका मतलब क्या है? कि अगर कोई एनपीए, अगर कोई एनपीए 3 माह से लगाकर, क्या है, 3 माह से लगाकर 12 माह तक का हो जाए, 3 माह से लगाकर 12 माह तक का हो जाए, उसको अमानक परिसंपत्ति कहा जाएगा, उसको अमानक परिसंपत्ति कहा जाएगा, अमानक परिसंपत्ति कहा जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा 3 माह से 12 माह कौन, वो एनपीए जिसकी कोई वापसी नहीं हुई थी, ना ही उसके मूलधन की हुई थी और ना ही उसके ब्याज की हुई थी। इसको सब स्टैंडर्ड एसेट अर्थात अमानक एनपीए अमानक परिसंपत्ति कहा जाएगा। जो दूसरा प्रकार है एनपीए में, इसको डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। डाउटफुल एसेट्स कहते हैं यानी डूबी हुई परिसंपत्ति। इसका अगर किसी भी एनपीए का टाइम पीरियड 12 माह से अधिक और 36 माह तक का हो, इतना पुराना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको डूबी हुई परिसंपत्ति बोलेंगे। वो सॉरी डाउटफुल संदिग्ध परिसंपत्ति बोलेंगे। मतलब कि संदिग्ध है, हो सकता है पैसा मिल भी जाए और हो सकता है पैसा ना भी मिले, तो इसको क्या है? डाउटफुल एसेट्स कहेंगे। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, जो तीसरा है, इसको लॉस एसेट्स कहते हैं, मतलब डूब गया। लॉस एसेट्स एसेट्स बोलते हैं, मतलब डूबी हुई परिसंपत्ति कहा जाता है। डूबी हुई परिसंपत्ति कहा जाता है। ये क्या है? अगर कोई 36 माह से पुराना हो जाए, 36 माह से पुराना हो जाए, उसको डूबी हुई परिसंपत्ति अर्थात लॉस एसेट्स या एनपीए की तीसरी कैटेगरी में रखते हैं। इसको इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, इसका टाइम पीरियड मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ और मैं इसको हाइलाइट भी कर देता हूँ। तो पहली कैटेगरी का है, ये हाइलाइट नहीं हो रहा, जो पहली कैटेगरी का है, आप देखोगे ये जो पहली कैटेगरी का एनपीए है, ये पहली कैटेगरी में क्या होगा? होना तो चाहिए हाइलाइट। 1 मिनट से कोई अच्छा सा कलर चूज़ करें, हो सकता है ओके। हमने कलर ही पहले से ऐसा ले लिया है कि थोड़ा चलिए हो तो रहा है। आप देख पा रहे हो, अगर पहली जो कैटेगरी है वो 3 माह अर्थात 90 दिनों से 12 माह तक का, तो उसको क्या कहते हैं? अमानक परिसंपत्ति अर्थात सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। यहाँ पैसा क्या है? ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे हो रहा होता है। दूसरा डाउटफुल एसेट्स, इसका जो अगर जो एनपीए 12 माह से 36 माह तक का पुराना होता है अगर पैसा, तो उसको डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। दूसरा कहते हैं लॉस एसेट्स। क्या? लॉस एसेट्स। अगर ये 36 माह से ज्यादा हो, 36 माह से ज्यादा पुराना हो, उसको लॉस एसेट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लॉस एसेट्स कहा जाएगा। जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख सकते हो कि 90 दिनों से ज्यादा क्या है? अगर 90 दिनों से ज्यादा और 12 माह तक का पुराना है, तो उसको अमानक यानी अमानक परिसंपत्ति के रूप में रखा जाता है। अगर ये 12 माह से कितना 3 साल तक का पुराना है, तो इसको संदिग्ध परिसंपत्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि अगर 3 माह से अधिक पुराना है, तो ये डूबा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा कि यदि देखिएगा ऑब्वियस है, ये पैसा किसका होता है? ये पैसा पब्लिक का होता है। अगर बैंकों के पास जो पैसा होता है, ये पैसा पब्लिक का होता है। अब पब्लिक का पैसा है तो बैंकों ने एनपीए दिया, बैंकों ने किसी को ऋण दिया है, वो पैसा एनपीए हो गया है। बैंकों का काम है भई कि क्या करना? लाभ कमाना। तो बैंकों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पैसा कहीं से भी लेके आएँ, जिसमें रिस्क नहीं होने देगा। आरबीआई क्या है? रिस्क नहीं होने देगा। तो आरबीआई एक टूल का उपयोग करेगा। आरबीआई कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाएगा कि भई हम रिस्क नहीं लेंगे, ये जो पैसा है ये आम आदमी का है। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी मतलब हम लोगों का है, सामान्य लोगों का है। ये पैसा आम लोगों का है, तो हम डूबने नहीं देंगे क्योंकि आपका उद्देश्य तो फाइनली लाभ कमाना होता है। तो ये क्या करते हैं, जो एनपीए है, जो ऋण है, तो जो दिया गया ऋण है, मार्कर चेंज जो अगर जो दिया गया ऋण है, अगर ये एनपीए में बदल जाता है, तब इसमें जमाकर्ता और जो जमाकर्ता होता है, उसका और जोखिम बढ़ जाता है। तो आरबीआई कुछ गाइडलाइन जारी करता है, क्या कहता है? कुछ गाइडलाइन जारी करता है और आरबीआई कहता है जितना आपने एनपीए कर दिया है, उसके बराबर का कुछ हिस्सा वो जिस कैटेगरी में होगा,
उतना उतना आपको अपने लाभ से निकाल के रखना होगा, क्योंकि आप तो लाभ कमाने के उद्देश्य से हम किसी कस्टमर को यहाँ रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, ये व्यवस्था करी गई। तो आरबीआई ने एक उपाय लाया, इसी को पूर्व उपाय प्रोविजंस कहा गया, इसी को रिजर्व प्रोविजंस कहा गया। ठीक है, ये है क्या, जरा इसे देख लीजिए। यदि ऋण पहली श्रेणी में हो, यदि ऋण यानी सब स्टैंडर्ड हो, मान लो कि किसी एक बैंक है, ये पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक है, और इसी ने किसी को 100 रुपया दिया है और एनपीए हो गया है। तो अगर ये जो तीन कितना 3 माह से 12 माह तक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका अगर सुरक्षित है ऋण, पीएनबी बैंक को लगता है कि जो हमारा ये व्यक्ति कस्टमर जो हमें पैसा नहीं दे पाया है, हो सकता है कुछ समस्या है, लेकिन पैसा मिल जाएगा इससे, तो आरबीआई कहेगी कि ठीक है, आप भरोसा कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने लाभ से निकाल करके वो एनपीए का 15% क्या करना होगा, उसका पूर्वोपाय के पूर्वोपाय के रूप में रखना होगा। यानी किसके पूर्वोपाय का मतलब होता है प्रोविजंस आपको रखना होगा, प्रोविजंस रखना होगा। अगर यही पैसा दूसरी श्रेणी मतलब पहली श्रेणी में ही रहता है, लेकिन असुरक्षित लगता है कि अब पैसा डूब गया है, पैसा नहीं वापस आ पाएगा, तो आरबीआई कहेगी कि भाई अब तो असुरक्षित ऋण है, तो आप करो कि जो पैसा आपने डुबाया ये 100 रुपया, इसका 25% आप अलग से अपने जो आपने लाभ कमाया है इतने सालों से निकाल के रख दो, क्योंकि हम रिस्क में तो नहीं डालेंगे अपने कस्टमर को, क्योंकि ये आरबीआई की भी तो जिम्मेदारी है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार और उसकी कितनी उसकी बॉडीज की होती है कि किसी भी प्रकार से सामान्य लोगों को, आम लोगों को कोई हानि नहीं होनी पाए, तो इसी को जो बैंकों का बैंक है आरबीआई, उसके लिए ये बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करेगा कि भैया हम आम लोगों का पैसा नहीं डूबने देंगे। तीसरी श्रेणी में वो सॉरी दूसरी श्रेणी में अगर पैसा है, मतलब डाउटफुल एसेट्स है, पैसा ये 100 ही रुपया है, डाउटफुल है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो आरबीआई कहेगा कि आप कुछ भी करो, अब 40 रुपया तो पहले आप प्रोविजन रखो, ठीक है, और बाकी अपना तलाश करते रहो। ठीक है, इसके साथ अगर वही पैसा तीसरी श्रेणी में चला जाए, मतलब लॉस एसेट्स, लॉस मतलब अब उसे भूल जाओ, लॉस का मतलब है कि अब उसे भूल जाओ, भूल जाओ का मतलब वो पैसा अब ऐसा नहीं कि मांगा नहीं जाएगा, मतलब वो लॉस हो चुका है, डूब चुका है पैसा, तो बैंकों को आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार 100% क्या रखना पड़ेगा, पूर्वोपाय रखना पड़ेगा। तो अब जरा यहाँ फोकस करिएगा कि भैया जो प्रोविजंस है पूर्वोपाय है, तो एक तो बैंकों का पैसा पहले से डूब गया है, मान लो 100 रुपया पीएनबी का उदाहरण दे रहा हूं बस, हाँ 100 रुपया पहले से डूब गया है, और आरबीआई कहता है, जो आरबीआई है इस पे डंडा डाल के रखा है, कहता है कि भाई आपको पूर्वोपाय रखना है। तो पूर्वोपाय में मैंने बताया कि एक टाइम कितना रखा जाएगा, 15% रखा जाएगा, 25% रखा जाएगा, 40% रखा जाएगा, और 100% रखा जाएगा, टाइम टू टाइम। ठीक है, अब क्या होगा, देखिएगा बैंक क्या करते हैं, एक बैंक की बैलेंस शीट होती है, ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट मतलब लेखा जोखा होता है, लेखा बही होती है, क्या होती है, बैंकों की लेखा बही होती है, लेखा बही होती है। तो लेखा बही से ध्यान रखिएगा, ये जो बैंक है ना, ये जो आरबीआई है, तो आरबीआई कहेगा कि आपको ये जो पैसा है आपने पूर्वोपाय के रूप में रखा है, तो ये जो अभी हम लेखा बही पे आएंगे, फिर एक बार पूर्वोपाय पे चलते हैं। तो आपने जो प्रोविजंस के रूप में रखा हुआ पैसा है, तो इस पैसे को देखिए, वो पहले से 100 रुपया तो डूब ही गया एक तरीके से, 100 रुपया उसने उस व्यक्ति ने बैंक के जो शेयर होल्डर है 100 रुपया अपने लाभ से रख दिया इन्होंने, तो ये रुपया भी काम नहीं कर रहा, ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या है, ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब ये भी एक प्रकार का गैर निष्पादनकारी संपत्ति ही है, क्या है, ये भी एक प्रकार का गैर निष्पादनकारी संपत्ति है।
तो आरबीआई कहेगा कि भैया ये अपना ये जो पैसा डूब गया है ना, तो इसको आप क्या दिखा दो, इसको घाटे में दिखा दो। इसमें क्या कर दो, अपनी जो लेखा बही है, बैलेंस ऑफ शीट है, क्या है, उसको आप लेखा बही से अपने इसे निकाल दो, बैलेंस शीट से इसको निकाल दो। ठीक है, तो बैंक देखिए कोशिश करते हो उसको बैलेंस शीट से नहीं निकालते। ठीक है, बैंक बैलेंस शीट से नहीं निकालते, अपने लेखा बही से। उन्हें लगता है पैसा आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आरबीआई प्रेशर करता है, दबाव डालता है कि भाई आपका ये पैसा जो है, ये भी पैसा छूट जाएगा। ये जो एक तरीके से क्रेडिट पे जमा है, तो आप वो पैसा तो आप अपने घाटे में दर्शा दो, तो पैसा तो चला गया, ठीक है, लेकिन ये पैसा क्यों फालतू में इसी के एवज में लगा के रखे हो, इसमें तो कारोबार करो। तो कारोबार या निवेश के लिए ये पैसा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पैसा आरबीआई का एनपीए के रूप में लॉस एसेट्स था, अर्थात जो डूब गया, उसको नेट एनपीए कहते हैं, शुद्ध निवल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, यानी शुद्ध एनपीए कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेट एनपीए कहते हैं, नेट एनपीए कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेट एनपीए समझ आया। अगर यही अब वो पैसा, क्योंकि ये पैसा कौन सी कमाई कर रहा था, ये पैसा तो कोई कमाई ही नहीं कर रहा था, ये तो एक तरीके से कोई कुछ कमा ही नहीं रहा था, ये पैसा फंस गया था। तो जो ये पैसा अगर इसमें जुड़ जाए, यानी प्रोविजंस वाला, तो इसको दोनों को मिला के ग्रॉस एनपीए कहा जाएगा, ग्रॉस एनपीए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ग्रॉस एनपीए कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये ग्रॉस एनपीए तक समझ रखा है, समझ लिया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हाँ, इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 90 दिनों का नियम बैंकों के लिए है, 180 दिनों का नियम एनबीएफसी के लिए है, वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं। ठीक है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, हम अगले अगले से अगले लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। बस ये जान लो, इनके लिए जो नियम है 180 दिन का है। लेकिन कृषि में ऐसा ये 90 और 180 दिन का नियम नहीं लगता, यानी जो एग्रीकल्चर में इसमें से 180, 180 और ये 90 डेज का कोई नियम नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि इसमें एग्रीकल्चर में 90 और 180 दिनों का कोई नियम नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, देखिए इसकी गणना के लिए हमें जोत के नियम का ध्यान रखना होता है, जोत के नियम का ध्यान रखना होता है। जोत का नियम का मतलब क्या है कि अगर कोई अल्प दीर्घकालीन फसल है, तो वह आप देखेंगे कि दीर्घकालीन फसल 12 महीनों में क्या होती है, परिपक्व होती है। और अगर इससे कम परिपक्व होने वाली फसल है, अल्पकालीन फसल है, तो उसमें जोत की जो कटाई का जो जोत के मौसम का टाइम है, उसका उसको ध्यान में रखा जाता है। इसी को जोत का मौसम भी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर में तभी इस एनपीए होगा कोई रुपया, जब जोत के मौसम के अगर बीच में या उस तक आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा पैसा वो एनपीए हो जाएगा। तो जो अल्पकालीन फसलों में ये जोत के ध्यान रखिएगा, जोत के 2 टाइम का, यानी जोत के 2 मौसम का क्या किया जाता है, प्रतीक्षा किया जाता है। और जो दीर्घकालीन फसलें हैं, उनमें एक मौसम का प्रतीक्षा किया जाता है। जरा इसको जोत का टाइम क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। कुछ फसलें दीर्घकालीन होती हैं, कुछ फसलें अल्पकालीन होती हैं। मान लो जैसे कि ज्वार है, पैडी मतलब राइस, ठीक है, राइस है, राइस चावल, धान, गेहूं है, गेहूं है। तो अगर इनके लिए पैसा लिया जाता है, तो यानी दो जोत के नियम का ध्यान रखा जाएगा, दो जोत के नियम का जोत के नियम का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, ये जो अल्पकालीन फसलें हैं, ये 6 माह में आ जाती हैं। तो मतलब इसमें अगर मान लो कि 6 माह और 6 माह आपने कृषि के लिए पैसा लिया, तो 12 माह के बाद अगर आप पैसा या कोई मतलब ब्याज या फिर मूलधन नहीं लौटाते हो, तब वो पैसा एनपीए होगा। कृषि में ऐसा होता है। साथ ही साथ अगर कृषि के लिए इसमें से दीर्घकालीन फसल है, जैसे अरहर, अरहर 10 माह में आती है, आपको याद होगा। तो अरहर, तो इसमें भी एक जोत का टाइम जो है
तो एक जोत का टाइम वही सेम जैसे कि 12 माह 10 माह हो गया। तो इसमें जोत के नियमों का ध्यान रखा जाता है जो कृषि में ऋण जाता है। कि कृषि में एनपीए बैंक और एनबीएफसी की तरह नहीं होता है। ठीक है ना? देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार समझ गए ना तो फिर इकोनॉमी में आप पूरे मास्टर्स हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिटर्न ऑफ लोन, आपने देखा होगा कई बार हमारे भारतीय समाज में और खासकर हमारी भारतीय समाज की राजनीतिक दशाएं कुछ ऐसी हो गई हैं कि हम जो भारतीय लोग हैं तो जितना पढ़े लिखे हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कितनी एक्चुअल में समझ है। हमारे सत्ता पक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर आ, जो मतलब विपक्षी दल होता है, देखिए एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं, मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। आज सत्ता पक्ष में बीजेपी है और कल विपक्ष में बीजेपी हो सकती है, और जैसे आज कांग्रेस विपक्ष में है। तो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं यहाँ एक उदाहरण से रिटर्न ऑफ लोन को और जो समाज में मिसकॉन्सेप्शन फैलाए जाते हैं इसको लेकर के उसे बताने की कोशिश करूंगा। आप खूब राजनीतिक पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उनमें खूब सुने होंगे कि फला सरकार ने तो इतना लोन माफ कर दिया। वो लोन माफ क्या है, वो लोन वेवर क्या है, रिटर्न ऑफ लोन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं ये रेफरेंस लिया हूं। तो ध्यान रखिएगा। देखिए किसी भी एग्जाम में मेरे विचार नहीं पूछे जाएंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि देखिए मैं वही आपको पढ़ाता हूं जो स्कॉलर्स हैं, जिन्हें मतलब स्कॉलर्स हैं जो रिसर्चर्स हैं, तो उन्हें सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, मैं एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं कि आपको अपने से ही मैं अपनी विचारधारा आप पे नहीं थोपता हूँ। और मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरा किसी भी प्रकार से कोई पॉलिटिकल स्टैंड, मेरा अपना पर्सनल भी हो सकता है, बाकी मैं किसी स्टूडेंट पे पोतता नहीं हूँ और थोपता नहीं हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा से होता रहा है। जो विपक्षी दल होता है तो सत्ता पक्ष पे एक आरोप लगाता रहा है कि आपने लोन को माफ कर दिया। वो भैया लोन माफ नहीं होता, लोन वेवर नहीं होता। मैं रिटर्न ऑफ लोन और लोन वेवर दोनों चीज समझा देता हूँ। पहले तो आप लोन वेवर को समझ लीजिए, फिर लोन रिटर्न ऑफ लोन को। लोन वेवर, लोन माफी, देखिएगा हर जगह असेंबली के इलेक्शन होते हैं पूरे भारत में और हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहा होता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभाओं के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो पार्टियां अपने मेमोरेंडम में अपनी रैलीज में कहती हैं कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे। किसानों का क्या कर देंगे? लोन माफ कर देंगे। लोन माफ का मतलब होता है लोन वेवर, माफ कर देंगे मतलब उससे मुक्त हो गया। ध्यान रखिएगा, मतलब वो व्यक्ति उससे मुक्त हो गया, अब उससे मांगा नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें हालांकि सरकारें बहुत रूल्स एंड मतलब रूल्स एंड कंडीशंस निकाल लेती हैं, नियम बना लेती हैं कि फला आदमी का होगा, फला आदमी का मतलब स्मॉल फार्मर्स का होगा, मार्जिनल का होगा या किसका होगा, ये उनका ये एक टेक्निकल विषय नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई अगर असेंबली के दौरान ये बोलता है कि लोन माफ कर देंगे और सरकार बन जाती है और वो लोन माफ कर देता है, तो किसानों का लोन मतलब हो गया क्या? माफ हो गया। किसानों का लोन क्या हो गया? माफ हो गया। अब उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब ये रिटर्न ऑफ लोन क्या है और ये कैसे डिफरेंट है? देखिए आपको ध्यान होगा, रिटर्न ऑफ लोन एक बैलेंस शीट होती है। ठीक है, क्या होती है? एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट जैसे कि मैंने बताया कि ये लेखा बही होती है, इसमें कितनी लेनदारियां हैं, कितनी देनदारियां हैं, वो सारी चीज इसमें से क्या किया जाता है? मेंशन किया जाता है। ये बैंक जो होता है अपनी बैलेंस शीट में एनपीए को, ध्यान रखिएगा, एनपीए को अपनी बैलेंस शीट में दर्शाता है। एनपीए को अपनी बैलेंस शीट में बैंक दर्शाता है। अगर इसमें से जो एनपीए है, तो अगर देखिए इसमें एक पूर्व का प्रोविजन भी रखा गया है, प्रोविजन भी रखा गया है। आज अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोविजन रखा गया है, तो लगातार आरबीआई प्रेशर डाल रही है बैंकों पे। प्रेशर क्यों डाल रही है? कि आपने जो प्रोविजन रखा है उसके तहत उनको भी लॉस हो रहा है, बैंकों को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रोविजन वाले हिस्से को क्या किया जाए, जो प्रोविजन वाला हिस्सा छूट जाए तो बैंकों पे आरबीआई एक दबाव डालती है।
दबाव क्या डालती है कि आप अपने जो एनपीए आपने रुपया डुबो दिया है उसको अपनी बैलेंस शीट से क्या कर दो, उसको निकाल दो, लेखा बही से निकाल दो, उसे घाटे में दर्शा दो, उसको क्या कर दो, बैलेंस शीट से हटा दो। तो बैलेंस शीट से हटा देना क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि उसका प्रोविजन वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, जो वो भी नहीं परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से इन लोगों को आरबीआई फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो जो वो हिस्सा बैलेंस शीट से हटा देगा उसी को रिटर्न ऑफ लोन कहते हैं। वो बैलेंस शीट खाता बही में घाटे में दर्शा दिया जाएगा, घाटा में दर्शा दिया जाएगा, मतलब घाटे में दर्शा दिया जाएगा। एक उदाहरण से समझिएगा, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे एक व्यक्ति, मान लो ये बैंक है, ये पीएनबी है, ये पीएनबी है, पीएन एक व्यक्ति चुनकू है, क्या है, एक व्यक्ति चुनकू। तो पीएनबी का इसने 100 रुपया ले लिया, ठीक है। अब ये चुनकू ने पैसे 100 रुपए को डुबो दिया, 100 रुपए को चुनकू ने क्या किया, डुबो दिया। तो आप देखोगे कि बैंकों के पास तो पैसा ए का भी जमा था, बी का जमा था, सी का, ये रिस्क में आ गए, ये रिस्क को नहीं उठाने देगी। तो आरबीआई क्या कहेगी कि भाई बैंक से, पीएनबी से, कि आपने चुनकू को पैसा तो अपने लाभ कमाने के लिए दिया था, लेकिन अब डूब गया, तो आप प्रोविजन रख दो, क्या रख दो, प्रोविजन रख दो, प्रोविजन रख दो, यानी ये पूर्वोपाय रख दो, क्या रख दो, पूर्वोपाय रख दो, ध्यान रखिएगा, क्या रख दो, पूर्वोपाय रख दो। तो अब इसका जो लाभ से अपने पूर्वोपाय, मान लो 100 रुपया इसने पूर्वोपाय, तो पहले 100 रुपया इसका डूब गया, ये जो 100 रुपया डूब गया, और 100 रुपया ऊपर से उसने रखवा लिया। तो देखोगे कि ये कहेगा आरबीआई कि ये 100 रुपया आपका छूट जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 रुपया छूट जाएगा। तो 100 रुपया जब ये छूट जाएगा, जब छूटेगा, जब आपकी बैलेंस शीट है उसमें घाटा दर्शा दो, घाटा दर्शा दो। ये बैलेंस शीट जो चुनकुल लिया था इसका खाता कर दो क्लोज, बैलेंस शीट से मतलब क्या कर दो, हटा दो, घाटे में दर्शा दो। तो इसी को रिटर्न ऑफ लोन कहा जाएगा, रिटर्न ऑफ लोन कहा जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि चुनकू को माफी नहीं दी गई है, नहीं तो ये तो यही सब लोग लगा ले, चुनकू को माफी नहीं दी गई है कि जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, अब मत पैसा देना, ऐसा नहीं है। रिटर्न ऑफ लोन का मतलब ये है कि आपने बैलेंस शीट में घाटा दर्शा दिया है, लेकिन अभी इसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो बहुत पेनलाइज होगी। क्यों, बैंक कहेंगे कि रुक जाओ चुनकू, अभी हम बताते हैं। बैंक एआरसी के पास जाएंगे, इसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं, आरसी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका क्या काम होता है एआरसी का, जरा एक बार सुन लो। एआरसी क्या करता है, जो डूबा हुआ पैसा है, जो लॉस्ट एसेट्स है, डूबा हुआ पैसा है, इसको कम दर पे, इसको कम दर पे खरीद के, कम दर पर खरीद के अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से पैसा वसूलती है। बैंक को तो हो गई यहाँ छुट्टी, अब 100 रुपया ये लेके भगा था, बैंक ने कहा लो एआरसी से आप 100 रुपया ये चुनकू से वसूल लो। तो ये कहेगा एआरसी की हम 100 थोड़ी ना देंगे, हमारा भी तो भैया फायदा होना चाहिए, ये कहेगा चलो 70 रुपया, जब एक भी नहीं मिलना था तो 70 ही सही। अब एआरसी अपने डंडाधारियों को, लठैत को भेजेगा चुनकू के पास, मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एआरसी ऐसे ही करता है। तो लठैत को भेजेगा चुनकू के पास। अब चुनकू जो पैसा तो नहीं दे रहा था, हो सकता है उसके पास जेन्युइन भी प्रॉब्लम हो, और हो सकता है कि वो नीरव मोदी हो, या मेहुल चौकसी हो, या विजय माल्या हो। तो ये एआरसी जाएगा, अब विजय माल्या के पास नहीं जाएगा ना, वो रामधनी और चुनकू के पास ही जा सकेगा, क्योंकि उन एआरसी के पास इतनी हस्ती नहीं है कि वो जाके कहा, तो उनके साथ तो लीगली निपटेगा। पहले तो पीएनबी कहेगा कि यार लीगली ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये बाद में फाइनली चुनकू, ये एआरसी को दे दिया जाएगा। लेकिन ये मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का तो क्योंकि आपको पता ही है, ये हमारे यहाँ जो ऋण राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से बहुत ज्यादा एनपीए हो रहा है। एक चीज आपको बता दूं, चाहे कोई भी सरकारें रही हो, हमेशा देखिए सरकारों के लिए जो इलेक्शन होते हैं, जो कारपोरेट घराने होते हैं, हर एक सरकार के कुछ कॉर्पोरेट घराने बहुत नजदीकी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्शन के लिए फंड भी तो वही कॉर्पोरेट घराने देंगे, तो कॉर्पोरेट घराने को सरकारें क्या कर देती हैं, एज दे देती हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बहुत ज्यादा एनपीए हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि मान लो उसका सिविल बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ। बस उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि मंत्री जी ने फोन किया कि भैया फला आदमी है, ये मेरा आदमी है, इतना ऐसे कर दे दो, उस व्यक्ति ने पैसे को डुबो दिया। ठीक है, तो ये जो एआरसी आया ना, एआरसी अब इससे पैसा वसूलेगा। तो ये है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। समझ आया? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना? मतलब ये परिसंपत्तियों को पुनः निर्माण करेगा। ठीक है, पुनः निर्माण करेगा। ठीक है, ये है एआरसी का काम। तो अब यहाँ देखिएगा कि उस समय जब लोन वेवर हुआ था तो किसानों का पैसा माफ, उनके लिए कोई समस्या नहीं। उनको का पैसा माफ नहीं हुआ, इसने अपनी जिस बैंक ने बैलेंस शीट से पैसा हटाया है, हटाया है, ठीक है, पैसा माफ नहीं किया है, माफी नहीं दी है। ठीक है, इससे सारे जतन लगाए जाएंगे इस जुनकू से पैसा लेने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा फंडा होता है और ये एआरसी का काम होता है। देखिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारा पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ पूरी इकोनॉमी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरी इकोनॉमी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और अगर आप मेरे साथ बने रहें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको पीटी में 12 से 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं और डायरेक्टली हिट करेंगे आप, डायरेक्टली हिट करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल देख लो भाई, ये भी खूब इस साल चर्चा में रहा है। तो वैसे भी आप लोग खूब पॉपुलर होंगे आजकल तो, सिविल से खूब पॉपुलर होते हैं। थोड़ा सा देखिए, देखिए जो सिविल है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अभी एक वर्ड बताऊंगा तो समझ जाएंगे। आप मोबाइल की दुकान पे जाते हो, वो बोलते हैं आपका सिविल खराब है, आपको मोबाइल फाइनेंस नहीं करेंगे। ठीक है, आप एलईडी लेने जाते हो, आप लैपटॉप लेने जाते हो, बोलते हो यार आपका सिविल खराब है, आपको लोन फाइनेंस नहीं किया जाएगा। सिविल खराब का मतलब क्या है और सिविल क्या है, जरा ये ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो सिविल है, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये जो सिविल है, ये सिविल एक अमेरिकी निकाय है। ये क्या है? एक अमेरिकी निकाय है, लिख लीजिए। नहीं, अमेरिकी निकाय है, अमेरिकी निकाय है। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना तो वर्ष 2000 में, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई। इस पर स्वामित्व, इस कंपनी पर जो स्वामित्व है, इस पर स्वामित्व एक ट्रांस यूनियन अमेरिकी कंपनी का है। ट्रांस यूनियन, यूनियन अमेरिकी कंपनी का है, अमेरिकी कंपनी का है, ट्रांस यूनियन अमेरिकी कंपनी का है। अब ये सिविल का काम क्या है, आप देख लिया। ये इस वजह से मैंने बताया, पहले इतना नहीं बताना होता था, लेकिन किस वजह से बताया कि ये एक कंपनी इस साल आएगी, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। वो भारत की कंपनी, एक भारत का निकाय होगा, और ये सिविल उसका क्या करेगी, खूब रो रो के क्या करेगी, उसका विरोध करेगी। तो ये क्यों विरोध करेगी, जरा आप पहले इसे देखो। ये जो सिविल है, इस अपनी वेबसाइट पे हर एक ऋणी का, प्रत्येक ऋणी का क्या करेगा, जन्म तिथि डालेगा, जितना उसने राशि लिया है वो डालेगा, पता डालेगा, पैन डालेगा, पिता का नाम डालेगा। ये सारी जानकारी अपनी कहा, वेबसाइट पे उपलब्ध करवाएगा, ताकि जो फाइनेंसर है, इसी सारी चीज को, उसका क्रेडिट, उसकी साख को देकर अगला ऋण क्या करें, उसको अगला डेट लेंड करें, अर्थात फंड करें। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या करता है, ये एक बहुत इफेक्टिव और बहुत जरूरी संस्था हो जाती है। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति की जो ऋणी की जो साख प्रभावित है, तो अगर किसी भी ऋणी की जो सिविल है, अगर जो ऋण लेना चाहता है, जो सिविल है वो 900 अंकों में, ध्यान रखिएगा। अगर आप गए हैं और आपकी सिविल 900 अंकों में है, 950 में है, देखेंगे कि आपको तुरंत मोबाइल कंपनियां कहेंगी, फाइनेंसर कहेंगे भैया ले लो पैसे, क्योंकि आपकी साख बहुत अच्छी है। आपने कभी अपने पिछले रिकॉर्ड में किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं करा है, आप कभी दिवालिया नहीं हुए हैं, आपकी सिविल क्या है, बहुत ही अच्छी है। दूसरी तरफ अगर किसी भी व्यक्ति की सिविल स्कोर 750 आती है, तो मतलब कि उसकी सिविल स्कोर खराब, कंपनियां बोलेंगी कि भाई जो फाइनेंसर है कि हम आपको नहीं दे पाएंगे।
इस व्यक्ति का हो सकता है कभी किसी देनदारी से चूक हो गई हो, इसके चलते इसका क्या है, सिविल सॉरी सिविल हो जाती है खराब। तो भविष्य में इसको ऋण लेने से काफी कठिनाई जाएगी, क्या है, काफी कठिनाई जाएगी। तो आपने देखा जो सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये है क्या। इसके साथ साथ अब दूसरा एक मैंने टर्म्स आपको बताया था कि इसी बार खूब चर्चा में था पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, पब्लिक पब्लिक क्रेडिट क्रेडिट रजिस्ट्री, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। देखिए जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है, एक समिति आई भारत सरकार ने, भारत गवर्नमेंट ने क्या की, भारत गवर्नमेंट ने वाई एम देवस्थली, वाई एम देवस्थली, वाई एम देवस्थली के सुझाव के आधार पे, सुझाव के आधार पे, सुझाव के आधार पर, सुझाव के आधार पर, आधार पर क्या किया, सुझाव के आधार पे इसका गठन करने की बात चल रही थी। तो इसके जो गठन की बात चल रही थी, ये सिविल से बेहतर सेवा प्रोवाइड करवाती, जो सिविल था, जो निकाय था, ये उससे बेहतर सेवा प्रदान करवा पाता। उससे बेहतर सेवा कैसे प्रदान करवा पाता, जरा उसको देखिएगा। देखिए हुआ क्या कि ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है, ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी डिपार्टमेंट, ये क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट से क्या होगी, वो उससे भी जुड़ी रहेगी। तो इसकी जो एथेंटिसिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है सेवा की, वो बढ़ जाएगी, गुणवत्ता सेवा की बढ़ जाएगी। इसके चलते जो सिविल इसका खूब विरोध करी, जो सिविल है ना, इसकी खूब विरोध करी। तो ये एक भारतीय निकाय होगा और ये सेम वही काम करेगा, अपनी वेबसाइट पे किसी भी ऋणी का उसने कितना पैसा लिया, उस पे कितना पैसा क्या है, रेस्ट है, और उसका नाम, पता, पापा का नाम, उनके पैन, सारी चीज उसमें इसे प्रदर्शित करेगा, उल्लेख करेगा अपनी वेबसाइट पे। ये काम किसका है, सिविल का है। अब आपको एक और चीज देखना है, पारा। पारा से पहले मैं जो ये पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी है, पारा से पहले हमें एक बैड बैंक देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, और एआरसी। क्योंकि जब तक आप एआरसी और बैड बैंक नहीं जानोगे, बैंड नहीं, ये बैड है, बैड बैंक नहीं जानोगे, तब तक पारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है ये, इसे मैं ट्विन बैलेंस शीट भी बता दूंगा, और इसके बाद में क्या बता दूंगा कि उसके साथ साथ हमें यानी सीडीआर, कारपोरेटेड रिस्ट्रक्चरिंग, चलो एआरसी इस पे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एआरसी बताना था, है ना, क्या बताना था, एआरसी, और फिर बैड। ये जो मैंने एआरसी में बताया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जो एक कंपनी है, ये एक कंपनी होती है, ये क्या होती है, एक कंपनी होती है। मान लो ए नाम की एक कंपनी है, ये छूट दर पे बैंकों का एनपीए खरीदती है, बैंकों का एनपीए खरीदती है, छूट दर पे बैंकों का एनपीए खरीदती है। और जब बैंकों का एनपीए छूट दर पे खरीदेगी, तो अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने कर्मचारियों, प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से क्या करेगी, ये उनसे ऋण वसूलेगी, डूबा हुआ ऋण को क्या करेगी, वसूलेगी, वसूलेगी, डूबे हुए ऋण को क्या करेगी, ये वसूलेगी। कैसे वसूलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डूब गया है ऋण, वो अपने जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं उनसे वसूलेगी। और फिर ये जिसका, मान लो कि जैसे ये बैंक था पीएनबी, पीएनबी इसका 100 रुपया ऋण था, इसने क्या किया कि चलो हम पूरा खरीद लेते हैं, तो इसका 100 रुपया छूट दर पे खरीदा। तो इसने बोला कि हम खरीद अपना अपना, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम रिकवरी करते हैं या कितना कर पाते हैं, आपको 50 लौटाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फायदा बैंक को भी हो गया, और ये जो अगर पूरा इसे मिल गया तो इसे भी फायदा हो गया। लेकिन प्राइवेट में आप देखोगे, जो इनके पास पूंजी की समस्या देखने को मिली, और दूसरा कि इनमें प्रशासन की समस्या दूसरी इसमें पनपने लगी। कैसे, ये लठैत रखते थे, लठैत समझते हो ना,
लठैत रखते थे कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको मतलब उनको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। अब भाई ये लगातार सरकार के पास एक कंप्लेन पहुंची कि ऐसा हो रहा है, तो सरकार ने इस पे एक एक्शन लेने की बात कही, और जब सरकार ने एक्शन लेने की बात करी तो उसने पारा का कॉन्सेप्ट आया। क्या है? पारा का कॉन्सेप्ट आया, एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया। तो इसे देख लो, जो पारा है, देखिए जो पारा ये पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी है, ये एआरसी की ही तरह काम करेगी। ये बैड बैंक का ही एक प्रारूप है, ठीक है। ये एआरसी की तरह छूट दर पे क्या है, बैंकों से पैसा खरीदेगी, लेकिन ये सभी बैंकों से नहीं, ये शुरुआती में पीएसबी से खरीदेगी। पब्लिक सेक्टर जो बैंक है ये मात्र उन्हीं से खरीदेगी शुरुआती में। और ये जो पैसा है, इनके पास पैसा भी तो होना चाहिए, कैसे बैंकों को देंगे? तो ये पैसा सरकार वो अपनी प्रतिभूतियां बेच के क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। प्रतिभूतियां बेच के इकट्ठा करेगी। ये टर्म्स मैं बता दूंगा, प्रतिभूतियां क्या है और पैसा। देखो उदाहरण से फिर समझिएगा, यहाँ सब इकोनॉमी में उदाहरण का खेल है। क्या हुआ कि एक जो सरकार ने पारा की स्थापना करी, ठीक है, मान लो ये इसका नाम ए रखा, ठीक है, इसका नाम ए रखा, तो अब इसके पास ये पीएनबी बैंक है भाई, ठीक, इसके 100 रुपया डूब गए, ये कहा इसको अप्रोच किया, और इसने क्या है छूट दर पे खरीद लिया वही 50 का। तो भाई पीएनबी के देने के लिए तो इससे 50 रुपया होने चाहिए ना, कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ये जब 50 रुपया होने चाहिए, तो ये आएगा अर्थव्यवस्था में, मार्केट में, लोगों के पास। ये बोलेगा कि ये भाई मैं ये प्रतिभूति है और मैं गवर्नमेंट की एमिनिटीज हूँ, उसकी उसकी बॉडी हूँ, मेरी क्रेडिट अपनी एक गवर्नमेंट से, आप देखते हो कि कितनी क्रेडिट होती है, कोई भी चीज गवर्नमेंट से संबंधित हो, उसकी क्रेडिट ही क्रेडिट है दुनिया में, है ना। तो ये बोलेगा कि लोगों के पास, सामान लोगों के पास जाएगा, बोलेगा कि ये ये प्रतिभूति है, आप इसे दोनों रूप में खरीद सकते हो, इसे छूट दर पे भी खरीद सकते हो, यानी एट अ डिस्काउंट रेट से बोलते हैं, आप उस पे खरीद सकते हो, या आप इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो मान लो कि इसने बोला कि अभी आप हमें 80 रुपया दे दो, किससे? रामधनी से कहा इसने, रामधनी से कहा कि हमें 80 रुपया दे दो। इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, ले लो। अब ये बोला 2 साल बाद हम आपको 100 रुपया वापस करेंगे, ये एट अ डिस्काउंट रेट है। ये क्या है? एट अ डिस्काउंट रेट। 2 साल बाद 100 रुपया। या फिर यही व्यक्ति कहता है कि हम 5% का आपको इंटरेस्ट देंगे एनुअली। तो ये भी, तो ये किसी भी माध्यम से, तो ये अर्थव्यवस्था से पैसा उठाएगी और यही पैसा से बैंकों को देगी। तो जो पैसा ये छूट दर पे खरीदेगी, यही इसका क्या हो गया? फायदा हो गया। और अपने निवेशकों पे ये फायदा को क्या कर देगी? वितरित कर देगी, वितरित कर देगी। तो आपने पारा समझ आया कि ये क्या है, ठीक है, वही डूबे हुए ऋण को खरीदती है पारा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। एक टर्म्स आता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या आता है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, द्वितुलन पत्र की समस्या, ठीक है। यहाँ द्वितुलन है, द्वितुलन पत्र की समस्या, द्वितुलन पत्र की समस्या। देखिए ये एक्चुअल में होता क्या है, ये अर्थव्यवस्था एक चक्रीय रूप से चलती है, ठीक है। चक्रीय रूप से, जरा इसे यहाँ समझिएगा, ये द्वितुलन की पत्र की समस्या क्या है। मिल गया। जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, ये पेन का उत्पादन करती है। इसका पेन का उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है, इसने अपने पेन का उत्पादन करती है, ध्यान रखिएगा, हाँ, उत्पादन करती है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है, इसने अपने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करी। उत्पादन बढ़ाना है तो इसको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, क्या है? पूंजी की जरूरत पड़ेगी, पूंजी लगानी होगी। ये बैंक पीएनबी के पास गई, उदाहरण है, मैं पीएनबी का ले रहा हूं, बस किसी बैंक के पास गई, बैंक के पास गई, ये बोली कि हमें पैसे दे दो, ठीक है। कौन? कंपनी ए पीएनबी से बोली कि हमें क्या दे दो? पैसे दे दो। बोला कि ठीक है ले लो, अपना सब कारोबार दिखाया, इसी बैंक को भी लालच आया कि अरे यार ये तो बढ़िया कमा रही है, पैसा हमारा ठीक है, सिक्योर है, ठीक है। पैसा इसको 100 रुपया दे दिया, इसने 100 रुपया दे दिया बैंक ने। अब क्या हो गई? मंदी की दशा आ गई, क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर में इसी वजह से मंदी और ये बता दिया हूँ, मांग वांग।
अब मंदी की दशा यानी वस्तु और सेवाओं के मूल्य में गिरावट आने लगी, ठीक है, लोगों का रोजगार चला गया, तो अचानक मांग क्या हो गई, घट गई। ध्यान रखिएगा, अचानक जो मांग है, डिमांड है, वो घट गई या सस्पेंड हो गई, ठीक है, घट गई या एकदम खत्म हो गई। अब इस व्यक्ति ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अब पैसा लिया था, पैसा लगा दिया, उत्पादन बढ़ा लिया। ये अब देखोगे कि इसको जितनी उम्मीद थी, जिसको ए को जितनी उम्मीद थी कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो मैं इसको 100 रुपया लिया था तो वापस ब्याज समेत कर दूंगा, लेकिन इसको हो गया लॉस। क्यों लॉस हो गया, मंदी के चलते, ठीक है, क्योंकि ये मंदी और ये देखो एक चक्रीय प्रक्रिया है, ये जान लो। तो उछाल, मांग का होना और गिर जाना, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसी को व्यापार चक्र भी तो कहा जाता है। व्यापार चक्र क्या है कि मांग अचानक बढ़ेगी, उछाल आएगा, क्या होगा, उछाल आएगा, उछाल आएगा और फिर गर्त आएगा, गिर जाएगा। तो यही जो व्यापार चक्र है, तो ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। तो ये क्या, मंदी की दौर में ये गया फंस के, इसने नहीं लौटा पाया पैसा, तो इसका जो बैलेंस शीट है, इसका क्या है, बैलेंस शीट है, जो लेखा जोखा है, लेखा जोखा क्या हो गया खराब। ध्यान रखिएगा, इसका लेखा जोखा हो गया खराब। तो अब ये पैसा तो नहीं पीएनबी को लौटा पाएगा ना, तो पीएनबी का भी बैलेंस शीट क्या हो गया खराब। तो इसका बैलेंस शीट खराब हो गया किसके चलते, पीएनबी का बैलेंस शीट खराब हो गया इस ए कंपनी के चलते, तो इसका भी बैलेंस शीट, इसका भी, यही तो दोनों का बैलेंस शीट, इसी को तो कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। आप समझ आया, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, कितना आसान था ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम समझना। देखिए, इकोनॉमी को इसी वजह से मैं बोलता हूँ बार बार कि इकोनॉमी को पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है, बस फोकसली पढ़ा जाए। आपने आज तक कोई खूब वर्ड ढोए होंगे, भारी भरकम वर्ड ढोए होंगे, समझ नहीं किया द्वितुलन पत्र की समस्या क्या है, ये कैसे होती है। देखो कितना आसान था कि भाई एक की वजह से दूसरे की समस्या क्या है, दूसरे को लेकिन हाँ, इकोनॉमी में एक लेक्चर हर एक दूसरे लेक्चर से जुड़ा होता है। आप इसमें अचानक किसी लेक्चर में जंप करके और समझना मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप सभी पे उस प्लेलिस्ट पे क्या जाओ, उस प्लेलिस्ट पे जाओ और सारे वीडियो देख डालो, ठीक है। जो नोट्स है तो आपको ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको ये पता है, देखिए हमें एकदम पूरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि हम स्टूडेंट के साथ कोई इंगेज नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते हैं। तो हम इसी वजह से अपना कोई कम्युनिकेशन आपको वो नहीं प्रोवाइड करवा सकते, कोई मीडियम नहीं प्रोवाइड करवा सकते, बस वही टेलीग्राम जिसको अनअकैडमी ऑन करता है, ठीक है। तो आप उस पे जुड़ जाएं और हम उसमें सारी नोट्स आपको जो नोट्स है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपने एआरसी को, सॉरी, ट्विन बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम बताया, ट्विन बैलेंस शीट का आपने प्रॉब्लम देखा, यही है, देखिए आप ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम, इसमें सारी चीजें क्या है, लिखी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था वही चक्रीय रूप से चलती है, आर्थिक समृद्धि का दौर होता है, ठीक है, फिर अचानक मंदी आ जाएगी, यही क्या हो जाएगा, अचानक मंदी। हाँ, व्यापार चक्र बताया, उसे जरा सुन लीजिए, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, व्यापार चक्र। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर्ज होगी, आर्थिक समृद्धि दर्ज होगी, मतलब ऊपर जा रही है, अचानक मंदी आ जाएगी, अचानक मंदी आ जाएगी, तो यही दशा व्यापार चक्र, क्या है, यही दशा व्यापार चक्र। क्या कहते हैं, इसी को व्यापार चक्र, ठीक है। अब देखिए इस समस्या से जो द्वितुलन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है, जो बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ कदम उठाए गए, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या कदम उठाए गए, जरा इसे देख लीजिए। देखिए इसमें निगमीय, यहाँ पे निगमीय लिखा है, ध्यान रखिएगा, कारपोरेट डेट बोलूंगा, ठीक है ना, इसको सीडीआर, अब अगला कल का जो लेक्चर होगा हमारा, सीडीआर, कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, सीडीआर। ये सीडीआर, इसे निगमीय लिखते हैं, निगमीय। तो इसकी वजह से जो कुछ कदम, निगमीय ऋण पुनर्गठन की व्यवस्था, जिसके माध्यम से कंपनी को आर्थिक जीवन प्रदान किया जा सके। कंपनी तो भैया डूब गई है ना एक तरीके से, तो उसको आर्थिक जीवन दिया जाएगा, हो सकता है उसके लिए कुछ कदम उठाए जाए। तो निगमीय ऋण की व्यवस्था, कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था करी जाएगी। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सुन लीजिए,
कंपनी ए तो गई डूबे एक तरीके से, घाटे में चल रही है, तो सीडीआर एक कंपनी दूसरी आएगी और वो कहेगी कोई बात नहीं है, आप परेशान नहीं हो, हम आपको आर्थिक जीवन दान देंगे, मतलब हम और आपको कर्ज देंगे। कर्ज वो लॉन्ग टर्म का होगा कि आप दोबारा से क्या है इस समस्या से उभर जाओ, तो हमारा भी पैसा वापस कर दो बैंक का और आपका भी, ठीक है। तो निगम एक आएगा, कॉर्पोरेट आएगा, वो पैसा उपलब्ध करवाएगा। हालांकि इतना नहीं है, सीडीआर को डिटेल से पढ़ेंगे कल जब हम 5:25 स्कीम पढ़ेंगे, क्योंकि A4 स्कीम, ए फोर स्कीम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज पढ़ेंगे ना इसी के अंतर्गत, ठीक है। दिवाला और दिवालिया कानून को ज्यादा प्रभावशाली, ठीक है, इंसॉल्वेंटी कोड है जो इंसॉल्वेंसी, उस कोड को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए कि जो जान के अगर ऐसा करने की कोशिश करे तो उसमें प्रॉब्लम, उसमें नकेल कसी जा सके। बैंकों को अतिरिक्त पूंजी प्रदान करना, जो बैंक है अगर इस तरह उनका भी ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम आ गया है तो उनको अतिरिक्त पूंजी प्रदान करना और उनके लिए भी व्यवस्था। साथ में केंद्रीय बैंक की भूमिका को बढ़ाना ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, मतलब कि आरबीआई को ज्यादा एक्टिव कर देना, उसकी ज्यादा भूमिका, उसको ज्यादा ज्यादा पावर सौंप देना कि ऐसी अगर असुविधा देखने को मिले, ऐसी अनियमितताएं देखने को मिले तो डायरेक्टली इंटरवीन कर सके, ये सारी समस्याएं क्या है डिसॉल्व हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ये सब खेल कॉन्सेप्ट का है और मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको यूपीएससी पीटी और मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इसमें एकदम मास्टर्स होंगे, सभी स्टेट सिविल सर्विस में भी, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम जल्दी, थैंक यू वेरी मच।